नमस्कार, फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयती मिश्रा। आज के इस खास एपिसोड में उस विषय के साथ हम आप सभी के सामने मौजूद हैं जिस विषय को लेकर, जिस शब्द को लेकर बहुत सी शंकाएं आपके मन में होती होंगी, बहुत से सवाल होते होंगे, डर भी होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग इसकी अच्छी समझ रखते हैं उन्हें पता भी होगा कि एक नेगेटिव शब्द नहीं है, बल्कि इसके कई सारे मायने हैं। और वास्तविकता यही है कि जिसे जिस नज़रिए से देखा जाए उसे उसी नज़र से ये शब्द और इसके अर्थ नजर आते हैं। लेकिन बात आज हम कर रहे हैं तंत्र की। तंत्र होता क्या है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभावों से किस तरह से व्यक्ति परेशान भी हो सकता है और किस तरह से दूसरों की सहायता भी कर पाता है। एक बहुत बड़ा विषय है कहा जा सके तो। और इस बड़े विषय पर, इस गंभीर विषय पर, इस जरूरी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बेहद खास शख्सियत, जिन्हें इस फील्ड में, इस क्षेत्र में 15 सालों का एक्सपीरियंस तो है ही और लगातार लोगों की सेवा वो कर ही रहे हैं। अपनी बातों के जरिए, अपनी टीचिंग्स के जरिए, अपने अध्ययन के जरिए इसे और ज़्यादा खोजने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आपको रूबरू करवाती हूँ, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश कौशिक जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी के बारे में अगर बताऊं तो 15 सालों का एक्सपीरियंस उन्हें है। वो जाने माने ज्योतिषाचार्य तो हैं ही, लेकिन तंत्र एक्सपर्ट हैं, स्पिरिचुअल गाइड हैं और 15 सालों से लगातार जनसेवा के कार्य में जुटे हुए हैं। क्योंकि टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तंत्र का नाम सुनते ही लोग डरते हैं। राकेश जी, तंत्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सुनते ही दिमाग में आता है कि कुछ नेगेटिव है। अक्सर लोगों को जिन्हें इसकी जानकारी नहीं होती वो से या तो अपने लाभ या फिर लोभ, लालच, इससे जोड़कर चलते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन तंत्र शब्द के मायने बहुत ज़्यादा है। अगर हिंदू रीति रिवाज से, सनातन से देखें तो बड़ा एक विस्तृत इसका एक पाठ, एक अध्ययन है जो आपने किया। शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले तो वो बताइए। उसके बारे में किस तरह से सोच आपने डेवलप की समय के साथ? मैम, तंत्र जो है, इसके बारे में अवधारणा आज के समाज में गलत ही ज़्यादा है। और इसके बारे में सही तो कुछ लोग ही हैं जो अपने सतमार्ग पे चलते हैं, वही तंत्र के बारे में अच्छी बात बता सकते हैं और उसको अच्छे से यूज़ करके देखते भी हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। बट बहुत ही ज़्यादा, या ये कहिए कि कलयुग का प्रभाव कहिए इसको, कि लोगों ने तंत्र को सिर्फ और सिर्फ गलत ही माना है आज तक। तंत्र में लोग भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, बेताल, इन्हीं सबको समझते हैं। बिल्कुल। बेसिकली तंत्र ये है ही नहीं। तंत्र है किसी भी चीज़ को सिस्टम से करना, चाहे वो हमारी पूजा पद्धति है, चाहे वो किसी को कोई बीमारी है उसको ठीक करने का तरीका है, चाहे किसी भी जड़ी बूटी को बनाने का तरीका है, कुछ भी है। किसी भी चीज़ को जब हम एक तरीके से करते हैं, एक नियम में रह के करते हैं, वही तंत्र है। अब पहले यज्ञ होते थे सारे के सारे, वो भी तंत्र का ही हिस्सा है। वो सब तंत्र ही तो है। अश्वमेध यज्ञ किया बिल्कुल रामचंद्र जी ने कि भाई जहां तक घोड़ा जाएगा वहां तक की सारा सब कुछ मेरा ही है। बिल्कुल। वो क्या था? वो तंत्र ही तो था कि भाई हमने एक सिस्टम से एक चीज को किया और उसको जो मानेगा वो उनका, नहीं तो दूसरे वो उसके विरोधी खड़े हो जाएंगे। तो आज भी जब हम घर में हवन पूजा पाठ करते हैं, वो भी तो तंत्र ही है। पर उसको तंत्र का नाम आते ही लोग पीछे पैर खींच लेते हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो आदमी ही गलत है, इससे दूर हटो। मतलब एक हीन भावना लोगों के दिमाग में है तंत्र के प्रति। पर जिसके ऊपर क्रियाएं होती हैं उनको तो जरूर है कि डर तो लगेगा कि भाई हाँ, क्योंकि तंत्र में गलत करने वाले भी बहुत हैं। बिल्कुल। और 2-4 रुपए के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ अपनी निजी स्वार्थ को साधने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तंत्र को गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। और एक हमारे तंत्र सम्राट भगवान शिव ही हैं। अगर वो किसी चीज को बनाएंगे तो वो तो गलत हो नहीं सकती कभी भी, क्योंकि पूरा संसार ही बनाया हुआ उनका। बिल्कुल ठीक है। अगर भगवान शिव किसी चीज को बनाते हैं, जब उन्होंने जीव को बनाया वही गलत नहीं है, तो तंत्र कहाँ से गलत हो जाएगा? उन्होंने तो एक तरीका समझाया कि भाई ये पूजा पद्धति ऐसे करो, इस बीमारी में ये चीज करो, इस बीमारी में ये चीज करो। अब आज हम दवाइयाँ खाते हैं, वो भी तो तंत्र का हिस्सा है। उसमें केमिकल जो कंपोजिशन मिक्सअप की जाती है, कोई 10 mg, कोई 5 mg, कोई 20 mg, वो एक सिस्टम से ही तो है। अगर उसको ज्यादा कर देते हैं तो आदमी मर जाएगा, वो जहर हो जाएगा उसके लिए। यही तंत्र का खेल है कि जब भी हम तंत्र को गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो वो गलत है, अन्यथा वो बिल्कुल सही है। और उसको हर जितने भी साधक हैं जो अच्छे से और नेक नियत से करते हैं, वो लोगों की मदद खूब अच्छे से कर पाते हैं। और जो इसको गलत प्रयोग करते हैं तो उनका तो कहिए ही क्या, आजकल समाज में भरे पड़े हैं, जिधर देखोगे उधर मिल जाएंगे आप लोगों को। राकेश जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि 15 साल लगातार आपने इसमें क्षेत्र में काम किया है और लगातार आप आगे भी इसको लेकर के सोच रखते हैं। लेकिन क्योंकि बतौर, अगर मैं सिर्फ एक तंत्र एक्सपर्ट के तौर पर ही पूछूं, ये विषय भी बहुत ज़्यादा ऐसा है जो सारगर्भित है, इसमें
पढ़ाई भी आपने बहुत ज़्यादा की होगी, अध्ययन भी किया होगा। शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे लगा आपको कि इस क्षेत्र में मुझे आगे जानना है और ज़्यादा रुचि रखनी है? एक्चुअल में मेरी शुरुआत बचपन से ही है और मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मेरे घर के सामने गांव में शमशान है और जब वहाँ कोई चिता जलती थी तो मैं अंदर जाके छुप जाता था जी। और उस चीज़ को, उस डर को निकालने के लिए मैं ऐसे ऐसे लोगों के पास बैठना शुरू किया जो ये काम करते हैं। आजकल आप गांव में देखते होगे, शहरों में भी देखते होगे, लोग दरबार लगा के बैठते हैं। उसका नाम दरबार बोलते हैं वो, पर वो एक्चुअल में दरबार नहीं है, कुछ और ही है। और वो सिर हिलाएंगे, कभी कुछ करेंगे। मुझे ये समझना था बचपन से कि ये है क्या, क्यों ये सब चीज़ें लोग करते हैं, क्या एक्चुअल में कुछ होता है इनके अंदर या ये वैसे ही अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं। जैसे जैसे बड़ा हुआ समझ में आया कि ये चीज़ें तो हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही एनर्जी साथ में चलती हैं। कुछ लोगों के पास सच है, कुछ लोगों के पास झूठ है। बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद में ये सब चीज़ें पता चली और पढ़ते पढ़ते कुछ एक लोग ऐसे मिले जिन्होंने मेरे को ये समझाया कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे यूज़ होती हैं। फिर कई सारे बुक्स भी पढ़ी, एक योगी यशपाल जी हैं, उनकी बुक पढ़ी। फिर अपनी जो धार्मिक किताबें हैं, गीता प्रेस की जो छपती हैं, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। फिर कुछ हमारे गुरु लोग ऐसे मिले कि जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में बताया। फिर ऐसे ही करते करते फिर खुद का एक्सपीरियंस करने की सोची। तो हमारे जानकारी में ही एक हैं जो काफ़ी अच्छी तरह से लोगों की मदद करते हैं जी। उन्होंने मेरे को थोड़ा सा सिखाना शुरू किया। तो मेरे ललक कह लो या इसको ये कह लो कि भाई जल्दी जल्दी मुझे सीखना था, तो मैंने खुद के एक्सपेरिमेंट कुछ करे। कुछ गलत भी हुए, कुछ ठीक भी हुए। एक्सपेरिमेंट्स किस तरह के? मतलब एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही कि भाई कोई चीज़ करनी है, मान लो कोई भोग बताया उन्होंने कि भाई ये यहाँ पे रख के आओ शमशान, मैं वो बगैर बताए ही सारा का सारा, उनसे पूछा नहीं, मैं फिर खुद ही रख के आ गया उसको उसी टाइम पे। उन्होंने किसी के लिए कुछ बताया, मैं खुद अपने लिए रख के आ गया उस चीज़, उन चीज़ों का अनुभव करने के लिए। अब तंत्र में क्या होता है, शमशान क्रिया को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि भाई शमशान में जो क्रियाएं होंगी वो बहुत जल्दी काम करती है। कारण क्या है सर इसका, इसके पीछे क्या एनर्जी? शमशान शून्य है। हाँ। वहाँ जाके सब कुछ खत्म हो जाता है और वहीं से जागृत होता है। जहाँ शून्य होगा वहीं से शुरुआत होगी। ये तो भगवान शिव भी कहते हैं अपने हर वाक्य में, और जो बड़े बड़े संत महात्मा वो भी यही कहते हैं कि भाई शमशान जो है ना शून्य है। वहाँ से जो चीज़ पैदा होगी ना वो मतलब गजब ही होगी, जो भी होगी। तो उसी चीज़ को लेके मैंने भी बाद में ही समझाई चीज़। पहले तो हम भी यही समझते थे कि भाई यहाँ तो पता नहीं क्या क्या भूत प्रेत रहते होंगे, वही चीज़ें होती होंगी, सभी के मन में वही अवधारणा है। तो मैं भी वैसा ही था, मैं भी उन्हीं में से एक निकला हुआ हूँ। तो जब बाद में समझा इन चीज़ों को, नहीं ये तो बहुत शांति की जगह है, यहाँ बैठ के आराम से आप अपने मन की बातें किसी से कर सकते हो। तो वो चीज़ें जब हुई, धीरे धीरे आभास होने लगे किस चीज़ों के, फिर ऐसे ही बढ़ते रहे और आज बढ़ते बढ़ते अब इतनी शांति, कुछ होता रहे साइड में पता ही नहीं है, चलो भाई कोई बात नहीं, हो रहा है, देखते। तो वो आम दिनचर्या का एक हिस्सा, आम दिनचर्या का एक हिस्सा हो गया। सर ये बताइए कि आपने तंत्र का जिक्र किया, क्योंकि तंत्र क्या होता है एक बहुत विस्तृत अवधारणा है, उसके बारे में आपने एक कोशिश की बताने की ब्रीफ के तौर पर, लेकिन लोगों को बहुत आजकल डर लगता है। लोगों को लगता है क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग थोड़े से लालच के लिए, जिस तरह से आपने जिक्र किया, किसी पर भी कोई भी विद्या करने से, कोई भी तांत्रिक विद्या करने से, कोई मारण विद्या करने से चूकते नहीं है। किसी पर तंत्र हुआ है, ये आभास उसे कैसे हो, कौन से ऐसे लक्षण है जिससे पता लगे कि तंत्र हुआ है किसी पर? देखिए, आपने मारण प्रयोग का जिक्र किया है, चलो थोड़ा सा इसका बता देता हूँ मैं। मारण प्रयोग होता ही मारने के लिए, किसी इंसान को, किसी भी इंसान को मारने के लिए, किसी भी जीव को मारने के लिए। मतलब ये पशुओं के ऊपर भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंसान पे ही होता है, ये पशुओं के ऊपर भी होता है, पक्षियों के ऊपर भी होता है। और किसी भी जीव को अपने स्वार्थ के लिए मारना ही मारण प्रयोग है। और उसमें क्या होता है, अब इंसान के ऊपर करेंगे तो जैसे शमशान की कोई क्रिया करेंगे उसके ऊपर, तो क्या होगा, वो या तो आदमी सूखना शुरू हो जाएगा, उसकी हेल्थ दिन पर दिन गिरती चली जाएगी, उसके कंधों में दर्द रहना, जबड़ों में दर्द रहना, आँखों में दर्द रहना, जलन महसूस करना, उसके पैरों का जो तलवा होता है उसमें जलन रहना, ये सब शमशान क्रिया के लक्षण है। कहीं भी जल जाएगा, जैसे किसी ने जला दिया है उसको, वो शमशान क्रिया है सारी की सारी। बाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। अच्छा, औरतों में माहवारी इतनी शुरू हो जाएगी कि वो डॉक्टर के भी काबू में नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसको इतना चिड़चिड़ापन, इतना गुस्सा कि भाई वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करेगी, भागने की कोशिश करेगी, उसका मन नहीं लगेगा कहीं भी। ऐसे ही आदमियों के अंदर भी होता है यही सब चीज़ें कि भी रात को सपने ऐसे आएंगे जैसे कोई मार रहा है उसको, गिर रहा है वो कहीं से। कभी कभी उसको लगता है कि कोई उसके पीछे जानवर दौड़ रहा है। कईयों का अब
मैंने आभास सुने हैं कि भी उनको बैल दिखाई देते हैं, वो उनको मार रहा है, उनको ये जो झोटा होता है वो दिखाई दे रहा है कि भाई वो मारने आ रहा है उसको। कई बार ऐसा दिखता है कि भाई वो किसी जगह फंस गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं, जाल में फंसे हुए हैं। ये सब तंत्र के भी उनके ऊपर बेसिकली नेगेटिव एनर्जी को छोड़ दिया गया है। अब तंत्र में शब्द इसलिए यूज नहीं करना चाहता, वो पहले ही लोगों के दिमाग में भरम है। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ लोग टोटकों से भी करते हैं, नजर लगना जैसे। सर, तंत्र और टोटका में क्या दोनों डिफरेंस है, अलग अलग डिफरेंस है। हाँ, तंत्र एक सिस्टमेटिक क्रिया है, हाँ। और टोटके जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं। तंत्र बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है, हाँ। चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। टोटके कुछ टाइम के लिए होते हैं, वो थोड़ा सा कुछ करते ही कट भी जाएंगे, थोड़ा सा कुछ करते ही होते भी जाएंगे। वो मुश्किल से 1-2 दिन का खेल होता है, ज्यादा नहीं होता उसमें, ये चीज है। हाँ, तो आपने जिस तरह से जिक्र किया कि लक्षण है, अब किसी इंसान को ये लक्षण फील होने लगे, और इससे भीतर क्या कोई ऐसा लक्षण है जो फील होता है जिसको आम दिनचर्या में वो महसूस ना कर पाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखला होता रहे, खत्म होता रहे? क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ तांत्रिक ऐसी भी क्रियाएं करते हैं जो ऊपर से आदमी बहुत हेल्दी नजर आएगा, लगेगा सबको कि तो हेल्दी है, इसमें बड़ा अच्छा खून है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से आदमी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, खोखला होने लगता है, और ना किसी को बता पाने की स्थिति में होता है, वो दर्द बता भी नहीं सकता। ऐसे में खून की जहाँ तक आपने बात करी, वो स्वस्थ जरूर दिखाई देगा, पर उसका ब्लड कम हो जाएगा। हाँ। उसका ब्लड जो है 5-6 ग्राम के करीब रह जाता है, कई बार तो देखा 3 ग्राम तक भी रह जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, शरीर पे पपड़ियाँ आ जाती हैं। और ऐसे लोग जो ऊपर से स्वस्थ दिखाई देते हैं बिल्कुल, और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, सारी चीज़ें आपकी फिट हैं। बिल्कुल। एक्चुअल में वो तंत्र उनके बॉडी के ऊपर नहीं है, वो उनकी आत्मा को ही घेर लिया गया है। और वो आत्मा धीरे 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 मरना शुरू कर देती है। जैसे कहते हैं ना, मेरा तो मन ही मर गया, अब मेरे को तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ना खाना अच्छा लग रहा है, ना पीना अच्छा लग रहा है, ना पहनना अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो बड़ी खतरनाक क्रिया है, और वो जिसके ऊपर होती है, वो अगर जब तक किसी ढंग के आदमी से नहीं मिलेगा, वो अपनी आयु पूरी नहीं कर सकता। बहुत गलत बात है किसी भी इंसान के लिए किसी स्वार्थ में आकर दूसरे इंसान के साथ ऐसे करना, और जो लोग ये करवाते भी हैं उनके लिए भी एक बहुत सोचने वाली बात है कि किसी चंद रुपए के लाभ के लिए आप दूसरे इंसान की जिंदगी खत्म कर रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल में जितना मैंने सुना है, ऐसे लोगों का अंत अच्छा नहीं होता जो करते हैं या करवाते हैं। तो कर्मा का फल क्या आपने अपने पर्सनल जीवन में देखा? अगला सवाल मैं सिर्फ जुड़ा हुआ पूछूंगी, क्योंकि कौन करता है ये तो पहचान पाना मुश्किल है, हम में से कोई है या फिर कोई बाहर का है, लेकिन इन लोगों के साथ में इवेंचुअली होता क्या है जो करते हैं या करवाते हैं? गलत का तो नतीजा हमेशा गलत ही होता है, चाहे वो तांत्रिक हो या फिर चाहे डॉक्टर भी हो, कोई भी हो, जो गलत करता है उसको गलत तो मिलेगा ही मिलेगा। अब गलत की परिभाषा भी अलग अलग है। अब हमारे समाज में, अब कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ भी गलत नहीं है, कि आप कुछ भी करते रहो, सारा का सारा ठीक है। अब दूसरी भाषा में वो बोलते हैं कि भाई सब कुछ मैंने किया हुआ है और आप तो सिर्फ इसके माध्यम हो। जब अर्जुन उससे पूछते हैं कि ये तो सारा मेरा परिवार ही सामने, मैं इनको कैसे मार दूं, तो वो बोलते हैं कि भाई ये सब तो पहले हो चुका है, तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, तुम ये करो, सब कुछ हो रखा है पहले। अब उसके हिसाब से तो यहाँ कुछ गलत नहीं है। इसका मतलब हम एक दूसरे के कर्मा को ही काट रहे हैं, चाहे मैं किसी के ऊपर कुछ कर रहा हूँ, चाहे कोई मेरे ऊपर कुछ कर रहा है, इसका मतलब हम एक दूसरे के साथ कर्म खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। पर ऐसा नहीं है। विवेक, बुद्धि और मन और आत्मा, ये सब अलग अलग चीजें हैं। अगर ये सब एक ही होती, भगवान सबका एक ही नाम रखते। जहाँ पर आपका विवेक क्षीण हो जाता है, आप फैसला नहीं ले पाते हैं और कोई कर्म कर देते हैं, वो कर्म गलत है। और आपको पता है कि भाई आपकी बुद्धि बहुत, शैतानियत जो है ना सारी बुद्धि में ही होती है। बिल्कुल सही बात है। मन जो है चंचल है, वो तो मौज में रहेगा सारा टाइम। अब कई बार हम मौज में भी कर देते हैं चीजें। अब मच्छर है बेचारा, काटने के लिए उसको तो भगवान ने बनाया है ना कि भाई तू काट जाके उसका लहू पी इंसान का जाके। अब हम उसको मौज में मार देंगे। अब कई सारे सोचते हैं कि यार मच्छर मार दिया, क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है, पर तुमने मौज में करा है तो गलत है। अगर तुमने अपने को बचाने के लिए किया है तो ठीक है। सही बात। ऐसे ही तंत्र का है, अगर कोई किसी को बचाने के लिए कोई क्रिया करता है तो वो ठीक है। अगर स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई चीज़ें करता है तो वो गलत है। वो उसके बुरे कर्मा में लगा लो उसको, या फिर
ये लगा लो कि भाई उसने एक ऐसा कर्म बना लिया है अपना भी कि वो उसको आगे जरूर मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुछ करो और उसका ना मिले। बिल्कुल सही। वो 100% मिलेगा, विद इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपने एक अच्छी बात कही, क्योंकि जो लोग गलत करते हैं उनको फल मिलेगा और इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। बिल्कुल। राकेश जी, जब तंत्र हुआ है, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि लक्षण महसूस होने लगे अगर किसी के घर में, परिवार में किसी सदस्य के साथ ये है, लेकिन लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होते हैं कि किसने किया, फिर एक दूसरे को ही शक की निगाहों से देखने लगते हैं, फिर किसी के पास जाएंगे वो कोई और नाम बताएगा, किसी और के पास जाएंगे किसी और का नाम बताएगा, और घर घर में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट उस समय हो जाता है। लेकिन कैसे पता करें कि कौन कर रहा है, ये किसी को परेशान करने के लिए, इसका कोई एक उपाय? देखिए, बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि भाई मैं नाम बता दूंगा कि भाई इसने किया है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि भाई मैं ये बता दूंगा कि भाई ये कहाँ से हुआ है। पर ये सब मेरे हिसाब से मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि भाई नाम बताया जा सके जी। और कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि ये बताया जा सके कि भाई कहाँ से हुआ। हाँ, ये है कि ये बताया जा सकता है कि ये हुआ क्या है, ये बताया जा सकता है कि इसमें एनर्जी कौन सी है, ये बताया जा सकता है कि इसका उपाय क्या होगा, इससे बचा कैसे जा सकता है। ये सब चीज़ें बताई जा सकती है। अब मैंने भी बहुत सारे घरों में देखा है। अब एक वीडियो थी मेरे पास, वो अभी तो नहीं है, मैं कभी बाद में होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब अचार की बरनी जो है वो गिर रही है, उनको कौन गिरा रहा है नहीं पता है। घर में आग लग रही है, कौन लगा रहा है नहीं पता है। अब बैठे बैठे हाथों पे निशान आ रहे हैं, ब्लड आ रहा है, नहीं पता है कौन कर रहा है। कपड़े अपने आप जल गए, नहीं पता है। अब पैसे जो है वो अलमारी में गिन के रखे हैं, अब वो दोबारा उसको देखा तो वो पैसे गायब है। अब या तो बच्चे ने निकाले या वाइफ ने निकाले, अगर इन दोनों ने निकाले तो किसी ने निकाले। ठीक है, ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोगों के घरों में होती है, उनको आम चीजें लगती हैं, उनको आम कह के छोड़ देते हैं कई बार। अब कपड़ा कट गया, अब औरत का कपड़ा कट जाता है, सोचती है चूहे ने काट दिया होगा या मेरे से ही कुछ लग गया होगा, मुझे पता नहीं चला होगा, ऐसे ही करके छोड़ देते हैं। पर वो छोटी चीजें नहीं है। जब ये चीजें होना शुरू हो जाए, गौर करें घर के ऊपर। बिल्कुल सही बात। और घर में निशान आने शुरू हो जाए, आपकी बॉडी के ऊपर नील के निशान आने शुरू हो जाए। नील के निशान आना भी दो चीजें हैं। सबसे पहले ये नहीं सोचे कि भाई मेरे ऊपर कोई क्रिया हुई है, सबसे पहले अपना ब्लड चेक करवाएं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि ब्लड कम होता है तब भी ब्लड पे और निशान आते हैं। अगर वो चीज़ ठीक है तो आप तुरंत सावधान हो जाएं कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो गया। और जब ब्लड के निशान आते हैं तो बेसिकली औरत को होता है क्या है कि भाई उसकी जो हरासमेंट होती है, औरत को जो चीज़ें हरास करती हैं वो मेंटली तो करती हैं, फिजिकली भी करती हैं। तो वे समझ जाना चाहिए। अगर उनके साथ में सुबह वो उठती है, उनका पूरा शरीर टूटा हुआ उठता है, उनको कोई और प्रॉब्लम हुई उठती है, तो समझ जाओ कि भाई गड़बड़ शुरू हो गई है, आपको इलाज की ज़रूरत है। आप किसी भी ऐसे लोगों से मिले जो मतलब इस क्रिया को काट सके। और दूसरी चीज़ एक और है, आजकल खास लोगों के काम जो है ना, खूब पैसा लगाते हैं, खूब सारी चीज़ें करते हैं, अच्छे से करते हैं, वो वास्तु भी करवा लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, अच्छे से ज्योतिष से भी पूछ लेते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी काम जो है ना महीना 2 महीना चलता है, एकदम से खत्म। बिल्कुल सही बात। उनको सबसे पहले अपने यहाँ पे देखना चाहिए कि स्मेल कैसी है घर में उनके ऑफिस में। अगर उनको ये लगता है कि अजीब स्मेल है, हमेशा ही जब वो घुसते हैं अंदर अजीब सी स्मेल आती है, तो तुरंत उसका इलाज करवाएं। एक होती है नमी की स्मेल कि भाई बंद है चारों तरफ से दरवाजा, तो नमी की स्मेल तो आ जाती है, उसमें पहचान कर लेते हैं सब लोग। पर जब ऐसी अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाए तो उसका तुरंत इलाज कराएं, और किसी अच्छे आदमी से जो जानकार हो। ऐसे नहीं कि कोई भी आपको बोल दे। यही मेरा अगला सवाल था, क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया, और अब गांव की अगर हम बात करें, शहरी क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोग झाड़ फूक वाले आजकल मिल जाएंगे। हर दूसरे घर में एक तांत्रिक या फिर अपने आप को सिद्ध कहने वाले लोग हैं। ऐसे में एक सही इंसान की खोज, जो भले ही कपड़ों को ऐसा ना पहनकर बैठा हो कि रुद्राक्ष की माला पहने बैठा है, 10 तरह की माला, लेकिन सिंपल अटायर में भी, क्योंकि आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि आप तंत्र एक्सपर्ट हैं, आप बिल्कुल सादा तरीके से रिप्रेजेंट अपने आप को करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों तक पहुंचने में लोग झिझकते हैं और बाकायदा उन लोगों तक पहुंचना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो बिल्कुल आडंबर के साथ बैठा है। तो वो कैसे बचा जाए उन लोगों से? एक्चुअल में दिखावा भी तंत्र का ही हिस्सा है। अगर लोग दिखाएंगे नहीं अपने आप को तो उनके पास कोई जाएगा नहीं। वो या तो ये लगा लीजिए कि उन्होंने अपना उसको काम बना लिया है, रोजी रोटी का जरिया बना लिया, इसलिए उनको दिखाना जरूरी है। अच्छा, रुद्राक्ष पहनना कोई गलत नहीं है, पर वो आडंबर के तौर पे वो कई लोग आडंबर के तौर पे पहनते हैं, वो गलत है। अच्छा, तिलक लगाना कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। हमारे हिंदू धर्म में तिलक लगाना, चोटी रखना, जनेऊ पहनना, रुद्राक्ष पहनना, मोती नग पहनना, ये सब बहुत अच्छी बात है। इनसे हमें एनर्जी मिलती है। और
एक तरीके से ये कहे तो उस परमात्मा से भी साक्षात्कार हम तभी कर पाते हैं जब उसके भेष में रंग जाएंगे। पर इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल बहुत सारा हो रहा है आज के टाइम पे, और वो हो भी उन लोगों के। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि गांव के भोले वाले लोग, मैं नहीं मानता भोले वाले लोग। जब मुसीबत पड़ती है तो पढ़े लिखे लोग भी पहुंचते हैं। हाँ, मैंने वही कहा कि लोग पहुंच जाते हैं आराम से, शहर के हो चाहे गांव के हो, वो पहुंचते हैं उनके पास में। पर ये पहचानना कि वो आदमी ठीक है कि गलत है, आप कुछ मत करो, उसकी बातें सुनो बैठ के। अगर आपको आपसे रेलेवेंट कुछ लगता है तो आप उससे अपने सवाल पूछो, अगर नहीं लगता है तो आप चुपचाप अपने घर आ जाओ, वो आपका काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि कितना भी बड़ा सिद्ध है, कितना भी बड़ा तांत्रिक है, कितना भी बड़ा कुछ भी है, परमात्मा ने हर किसी व्यक्ति के लिए किसी को निर्धारित किया कि इस मुसीबत से ये आपको निकालेगा। हो सकता है वो ना हो, वो कोई छोटा सा घर में बैठने वाला ही आदमी आपका काम कर दे। और कई बार होता है कि भाई हम बहुत सारी चीज़ें, हम भी डॉक्टर भी तो बदलते रहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही बात। एक ही बीमारी के लिए। तो ऐसे ही इन लोगों का भी है, आप खुद पहचानें। और ये कोई आपका इसमें पैरामीटर नहीं है कि भाई ये आदमी गलत है, ये आदमी सही है। सभी सही है अपनी जगह पे। कौन क्या कर रहा है वो उसी को पता है, या फिर जो जानकार है उसको पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। राकेश जी, मेरे को ये बताइए कि पता कैसे करें कि तंत्र हुआ है? ये लक्षण तो आपने बता दिए, लेकिन कौन सा तंत्र हुआ है, क्या क्रिया उपयोग की गई है, इसके बारे में कैसे जानकारी मिल पाए? देखिए, मारण प्रयोग का तो हमने पहले भी अभी बात करी है कि मारण प्रयोग में तो आदमी सूखना शुरू हो जाता है, उसको सूखना रोग भी बोलते हैं। ठीक है। और मारण प्रयोग एक तरह से नहीं होता है, कई तरह से होता है। कभी कभी आदमी लंबे टाइम तक बीमार रहता है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है एकदम से, पता ही नहीं चलता। कभी कभी हार्ट अटैक ऐसा आएगा कि भाई आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, 10 दिन पहले तो टेस्ट करवाए थे, सारे के सारे नॉर्मल था, एकदम से चला गया। ये सब मारण प्रयोग है। इसमें टाइमिंग होती है, कोई 1.25 महीने की, कोई 2 महीने की, कोई 6 महीने की, कोई साल की, ऐसे ही होती है। एक मूठ होती है, मूठ में तो क्या होता है कि भाई पूरा ही घर बिखर जाता है। ठीक है। ऐसे ही पहले एक और घाल बोलते थे, जिसको आजकल आप लोगों को देखने को नहीं मिलती होगी, उसमें मटकी को सामान उसमें डाल के उसकी क्रिया करके उसको उड़ाया जाता है, सामने वाले के घर पे पहुंचाया जाता है। ये मेरे ख्याल में त्योहारों के सीजन में, त्योहारों में भी वैसे भी करते थे पहले, बहुत लोग करते थे। आजकल करने वाले ना के बराबर ही हैं इसको, क्योंकि ये क्रिया लुप्त होती जा रही है, ये आती नहीं है सबको। तो फिर एक प्रयोग होता है जैसे सम्मोहन कर देना किसी के ऊपर, वशीकरण। हाँ, वशीकरण अलग है, सम्मोहन अलग है। हाँ, क्या अलग डिफरेंस? सम्मोहन में क्या है, आप कुछ टाइम जब तक सामने हो तब उसको सम्मोहित कर सकते हो। ठीक है। वशीकरण क्या है, आप उसको कहीं से भी बैठ के कर सकते हो। दोनों में ये डिफरेंस है। और दोनों की खासियत ये है कि सम्मोहन में आप जब तक सामने वाला आपके सामने है, आप उसके हो, आपको वो आपसे कुछ भी करवा लेगा। वशीकरण में क्या है कि भाई वो एक आपकी फोटो से, आपके किसी कपड़े से, आपके थोड़े से बाल से, आपके पैर की मिट्टी से, किसी भी चीज़ से वो कोई भी क्रिया करेगा। ठीक है। पर ये आजकल जो है ना, ये चीज़ें होती नहीं है ज़्यादातर, पर लोगों को वहम ज़्यादा है कि भाई ये मेरे ऊपर ये हुआ है या कुछ हुआ है। वो अपने ही मन के चक्कर में फंस के और वो फिर इन लोगों के पास पहुंचते हैं और वो उनका फ़ायदा उठाते हैं पैसे के लिए। तो ये करना भी बड़ा मुश्किल है। कभी आजकल मेरे को तो एक चीज़ समझ में नहीं आती, हर कोई ये बोल देता है कि भाई मेरे ऊपर ये क्रिया हुई है, या कोई भी बोल देता मैं ये क्रिया कर दूंगा। अरे भाई कैसे कर देगा, ये तो बता दे। या आपको कैसे पता कि मेरे ऊपर ये चीज़ होगी? आपको तो किसी ने वहम डाल दिया और उस वहम के चक्कर में आप घूम रहे हो। किसी ढंग के आदमी से मिलो, वो आपको समझाएगा। कई तो मानसिक रोगी हैं, इस लाइन में बहुत सारे मानसिक रोगी हैं, उनको तो एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जो आदमी प्रॉपर नींद नहीं लेता वो इसके चक्कर में फंसेगा ही फंसेगा। नेगेटिविटी भी उस पर ज़्यादा हावी होगी ऐसा? बिल्कुल होगी। रिपेयर होने का बॉडी को टाइम चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। आपका इम्यून सिस्टम है, वो काम कब करेगा प्रॉपर आपके लिए? रात के जब समय उसको बैटरी चार्ज नहीं होगी तो उसका फिर वो तो करेगा ना गड़बड़। तो वही चीज़ है। और ये पहचानना कि तंत्र कौन सा हुआ है, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। ये जो अच्छे जानकार लोग होते हैं वही आपको बता पाएंगे, नहीं तो सब यही टहला देंगे आपको बोल के कि भाई आपके ऊपर ओपरा कर दिया किसी ने, आपके ऊपर तंत्र कर दिया किसी ने, आपके ऊपर ये क्रिया होगी, वो क्रिया होगी। क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, आपके सामने कुछ भी बोल दूं मैं, आप सब मान लोगे क्योंकि आप मुसीबत में हो। बिल्कुल सही बात। जब आप ठीक होते हो, समझना शुरू करते हो, तब आपको पता चलता है यार ये तो मेरे साथ धोखा ही हुआ है। ठीक है ना। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको मैंने निकाला है इन चीज़ों से। कोई उनके ऊपर कोई क्रिया नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, पर लोगों ने खूब पैसे लिए उनसे, 10-10, 15-15 लाख रुपए उन्होंने खराब भी करे हुए हैं। और वो ये भी मानते हैं, आज उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई वो उनकी किस्मत के पैसे थे।
जून तक पहुंच गए वो, इस तरीके से पहुंच गए। चलो वो आज ठीक हैं, खुश हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो पहचानने वाली क्रिया तो यही है कि 10 महाविद्याएं हैं, कौन सी काम कर रही है, कौन साधक किस महाविद्या का है और वो कैसे करता है। आजकल माता बंगलामुखी को बड़ा लोगों ने आगे कर दिया है। बिल्कुल सही बात कि भाई उनकी साधना कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पर उन लोगों को यही नहीं पता कि इसकी साधना करना इतना आसान है ही नहीं। जब 1000 साधक साधना करने बैठते हैं तो उनमें से एक पूरा उतरता है और 999 जो हैं वो ख़त्म ही हो जाते हैं। वो या तो साधक बीच में ही उठ के भाग जाएगा या फिर वो क्रिया ही नहीं कर पाएगा पूरी। तो ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी। तंत्र सोशल मीडिया का रोल क्या लगता है? क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत चीज़ें, मैं हर बार अपने पॉडकास्ट में सवाल पूछती हूँ। आपने जिस तरह से माँ बंगलामुखी का जिक्र किया, माँ है, शक्ति हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अब रील्स में दिखती हैं, बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर नज़र आने लगी और लोगों की अब इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ गया है कि हमको भी जाना है, हमें भी देखना है, भले उसका मर्म नहीं पता, उनका कहीं ना कहीं आश्रय नहीं पता उन्हें। एक्चुअल में क्या है, मैंने अभी 2 मिनट पहले एक बात कही थी आपसे कि दिखावा, जब तक आप दिखावा ही नहीं करो। रील तो एक माध्यम है ना कि व्यूज आए। कैसे आएंगे? और जब तक व्यू नहीं होंगे तो उसके ऊपर पैसे नहीं मिलेंगे। अब उसमें कोई ऐसी सेंसेबल चीज़ लेके आओ जिससे लोग मतलब सामने से आपको ये पूछे कि ये क्या है। बिल्कुल सही बात है। और जब तक ये सवाल नहीं आएगा तब तक आपकी रील जो है ना वो बड़ी नहीं होगी, और रील बड़ी नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा। तो आजकल लोगों ने हमारी उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया है जो बिल्कुल गुप्त रखने की है। जितनी भी महाविद्याएं हैं, जितने भी संत हुए हैं, सबने बोला है कि इन महाविद्याओं को गुप्त रखा गया, तो उनको गुप्त ही रहने दो ना। उसको आगे लेके आने की जरूरत क्या? जो साधक है उसी को बोलने दो उसके लिए, जिसने उसको महसूस किया है। अब आपको बुखार तो हुआ नहीं, आप कैसे बता दोगे कि आपको फीवर हुआ था कभी? आप उसके सिम्टम को भी नहीं बता पाओगे। तो ऐसे ही ये साधनाएं, अब आप जितने भी रील वाले हैं, भाई मैंने बंगलामुखी की हुई है, मैंने काली की साधना की हुई है, या मैंने दुमावती की हुई है, या छिन्नमस्तिका की हुई है, किसी की भी आप उनसे 2 क्वेश्चन पूछ लो। उनका स्वरूप कैसा है, उनका जो स्मेलिंग है उनकी वो कैसी है, और तीसरा क्या है कि जब वो आती हैं या जब उनका आपके साथ साक्षात्कार हुआ, आप कहते हैं कि भी हमने उनको देखा है, उनसे साधना हुई है, तो वो कैसी थी, स्वरूप क्या था उनका? वो ऐसे ही स्वरूप में थी जैसे चित्र में दिखाई देती है, या वो किसी और औरत के रूप में थी, या बच्चे के रूप में थी, या बड़े के रूप में थी? क्या थी वो? आपको पता चला उस चीज़ का? अगर वो इस चीज़ का जवाब दे पाते हैं, अच्छा मोस्टली तो नहीं दे पाएंगे, 1-2% मैं नहीं कह सकता, साधक भी हैं और बड़े बड़े साधक हैं, ऐसे ऐसे साधक हैं कि भाई जिनके पास बैठने से ही सारे आपके दर्द दुख खत्म हो जाते हैं। उन लोगों के व्यू जो हैं, आपके व्यू ही नजर आएंगे बस। फिर उनकी वो बातें सब आप नीचे गालियां ही सुनोगे उनके लिए, जब वो जवाब नहीं दे पाएंगे, और कुछ नहीं है। बिल्कुल राकेश जी, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि बहुत सी विद्याएं हैं और ये जान पाना कि कौन सी हुई है ये मुश्किल है, लेकिन उनके सहयोग से संभव है जो वाकई में इसकी जानकारी लगते हैं। लेकिन तंत्र को लेकर मिथ भी बहुत सारे हैं। मिठाइयों के बारे में बहुत मिथ है, किसी के घर का नहीं खाना, कौन से रंग की मिठाई है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, सफ़ेद मिठाइयाँ लाने ले जाने में घर वाले बहुत डरते हैं। तो ये सभी क्या मिथ का पार्ट है? इसके पीछे की हकीकत क्या है सर? देखिए, मिठाई बेसिकली क्या है, मीठे का तो आप सब लोगों को पता है कि भाई इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। मीठे में? हाँ, मीठे के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। डॉक्टर लोग जो है वो भी, जब आपको परेशानी होती है शरीर में कोई ज़्यादा, दवाई से जो ठीक नहीं हो रही होती है, वो सबसे पहले आपका मीठा बंद करेंगे। और किसी को अगर अपना वजन कम करना है, वो भी सबसे पहले अपना मीठा बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी का स्रोत है। और कोई भी एनर्जी, जब आपकी एनर्जी आप एक साथ में लेके चल रहे हो तो उसकी तरफ तो आकर्षित होगी वो। अब वो सफेद कलर की हो या रेड कलर की हो या ब्लैक कलर की हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सिर्फ ये मिथ है कि सफेद मिठाइयों पर ज्यादा इस तरह की चीजें होती है। बेसिकली वैसे तो ये कहा गया है कि सफेद जो चीजें होती हैं वो ऊर्जा का परावर्तन करती हैं, मतलब ऊर्जा को वापस भेजती हैं। तो सफेद वाला तो वो कॉन्सेप्ट तो यहीं खत्म हो गया जी। या तो वो चीज गलत है या फिर ये चीज गलत है, दोनों में से एक तो गलत है। यानी कि सफेद मिठाइयाँ ले जाने में या लाने में कोताही नहीं बढ़ती जाए तो भी चलेगा। मिठाई सिर्फ वो है, इतना ही काफी कि मिठाई है, और अगर एनर्जी का कोई ट्रांसफर होने वाला है तो उसके जरिए भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और दूसरा क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो ऐसे नहीं होती है कि भाई कभी भी आप कुछ भी लेके चल रहे हो उसी टाइम हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसे होता तो ये जितने भी हलवाई बैठे हुए हैं सबसे पहले तो इन्हीं को टारगेट करती हैं चीजें। बिल्कुल सही बात।
वो 24 घंटे बेचारे मिठाई के अंदर ही रहते, वो हलवाई भी मर जाता, जो बनाता है ब्याह शादी में वो भी मर जाता। ऐसा नहीं होता है, ये टाइमिंग होती है। और टाइमिंग मैं आपको बता ही दूं, जब भी कोई चौराहे पे कोई चीज रखी है उसके सिर की तरफ से मत जाओ। सिर मतलब उत्तर की तरफ से मत जाओ, आप दक्षिण की तरफ से चले जाओ, पश्चिम की तरफ से चले जाओ, पूर्व की तरफ से चले जाओ। अगर कोई आपके सामने ही रख के गया है तो कम से कम 24 मिनट वेट करो। 24 मिनट 24 मिनट आप वहां से निकलने की कोशिश मत करो, आप थोड़ा इधर उधर से निकल जाओ। या मैंने जैसे बताया कि भाई उत्तर दिशा की तरफ से मत निकलो, उसके सिर की तरफ से मत निकलो, तो वो एनर्जी आपको कुछ नहीं कहेगी। बेसिकली इन एनर्जी का भी ऐसा ही सारा परिचालन है जैसे हम लोग रहते हैं, सब ऐसे ही रहती हैं ये भी, इनके भी अपने अपने काम हैं। अब एक छोटी सी बात है कि भाई काली माता को सब ये कहते हैं कि भाई वो नुकसान में ज़्यादा यूज़ होती हैं, लोग उसको तंत्र में ज़्यादा यूज़ करते हैं। उस तंत्र को काटने के लिए भी तो वही यूज़ होती है, बिल्कुल सही, उन्हीं की तो एनर्जी यूज़ करते हैं। तो आप उसको किस भाव से देख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा है कि वो चौराहे पे जाएंगे, कुछ सामान रखा हुआ है, मतलब ऐसा दिखाएंगे कि भाई हम तो बहुत बड़े पता नहीं कहाँ से पैदा हुए हैं, हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो वहां से उठा लेंगे, खा लेंगे, कुछ और कर लेंगे। उनको उस टाइम कुछ नहीं होता, कईयों को हो जाता है, पर कुछ लोगों को वो कई सालों बाद होता है, उनकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है, कई सालों के बाद भी। हाँ, कई सालों के बाद। आप एक चीज नोट करना हमेशा, कभी भी किसी के ऊपर तंत्र हुआ हो, उसका सबसे पहले क्या होगा कि भाई एक तो थकान नहीं जाएगी उसकी कभी भी, वो हमेशा ये महसूस करेगा कि उसको थकान है, मानसिक भी और शारीरिक भी। दूसरा क्या है कि भाई वो किसी भी काम को करने चलेगा तो उसका मन एकदम से नेगेटिव हो जाएगा, नहीं ये नहीं करना। हमेशा ऐसी चीजों को आकर्षित होगा जो चीजें समाज में बहिष्कृत हैं, कुछ भी चीज है उसकी तरफ आकर्षित होगा वो। यही तो चीजें, इन्हीं चीजों से अवेयरनेस बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। सीधी सी बात, आप किसी के घर में पैर मारोगे जाके तो वो तो फिर आपके पैर को तो उल्टा करेगा ना, वो उल्टा इतना जोर से कर दे कि वो पैर ही टूट जाए तो फिर उसकी क्या गलती है। बिल्कुल आपने सीखा, लेकिन सर इन्हें इसको पॉजिटिव कैसे करें, तंत्र को पॉजिटिव क्या करना पॉसिबल है, और अगर है तो वो कैसे किया जाए। पॉजिटिव देखो, आप घर में कोई भी पूजा पाठ करवाते हैं, नवग्रह शांति पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं, ये सब पॉजिटिव तो है, ये सब तंत्र का ही पार्ट है। ये सब तंत्र का ही पार्ट है। आप किसी साधक के पास में जाते हैं, वो आपको बोलता है कि भाई मंदिर में ये दान करके आओ, आप इतने इतने लोगों को खाना खिला दो, या ये चीजें, ये एक क्वांटिटी में आपको सामान बताता है वो कि भाई ये सामान यहाँ इस जगह पे रखो और 7 बार अपने सिर के ऊपर से वारो, वो पॉजिटिव है। ठीक है। दूसरा क्या है, मैं जब यहाँ आया ऑफिस में तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे, वो बात मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ। नाद, घंटा जिसको बोलते हैं हम, वो कभी भी आप देखना जब आप थके हुए हो बहुत ज्यादा, बड़ा घंटा जो होता है मंदिर में, इतना बड़ा जो कम से कम हो, जिसके आप नीचे खड़े हो उसके, बिल्कुल उसको बजा के और उसके नीचे खड़े हो जाओ ऐसे, आप देखना कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी एकदम से डाउन हो गई है। ये बहुत अच्छा आपने उपाय बताया, ये सुना नहीं है ज्यादा। आप क्या करें, वहां जाएं मंदिर में, उससे भगवान के सामने जैसे घंटा बजाते हैं और वहीं पर ठहर जाएं आप, उसी के नीचे, उसके नीचे ठहरना है। अब लोग करते क्या है, एक सबसे बड़ी गलती, घंटा बजाए और निकल ली, आगे चले जाते हैं। ऐसे ही करते हैं हम सभी अक्सर, ऐसे ही उसका मतलब ही नहीं है कुछ भी। अब जब घंटा बजा है, उसकी जो ध्वनि है उसको तो महसूस करो, वो लगाया इसलिए गया है। अब चाइना वाले हैं, वो फेंगशुई में एक आता है, वो बाउल देते हैं और बाउल के चारों तरफ डंडे घुमाते हैं, वो आपने देखा होगा। वो साउंड थेरेपी आपने नाम लिया उसको साउंड थेरेपी कह लो, या हमारा वही नाद वाला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अब शंख बजता है, कहते हैं कि भाई 2-2, 4-4 किलोमीटर तक जितने भी ये जो बैक्टीरिया है वो सारे खत्म हो जाते हैं। हवन से जितने भी नेगेटिव बैक्टीरिया वो खत्म होते हैं। ये सब पॉजिटिव तो है, करते नहीं है ना लोग तो ये इंस्टेंट उनको चाहिए कि भाई मैं पैसे दे दूं और मेरा काम हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने खाया है तो आपका ही पेट भरेगा, दूसरे का नहीं भरेगा। हाँ, ये है कि आपको खाने का तरीका बताया जा सकता है कि भाई आप ऐसे खाइए, इतना खाइए और इतने दिन तक खाइए। ये तो कोई भी आपको इस चीज़ का जानने वाला बता देगा, पर वो आपके नाम का खा भी लेगा और वो ये बोलता है कि भाई मैं खा लूँगा आपके नाम का, ये गलत है। दोनों ही गलत है, वो दोनों ही कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो वो कर पाएगा ना वो कर पाएगा। राकेश जी, से पहले हमने तंत्र और टोटके के बारे में आपसे बात की थी। आपने कहा कि दोनों अलग है, तंत्र लंबे समय के लिए और टोटका 1 से 2 दिन के लिए, लेकिन और क्या अंतर है जिससे पता लगाया जा सके? क्योंकि टोटके तो गाँव में तो हर महिला मानती है कि उसके बच्चे पर या किसी पर हो रहा है, लेकिन ये चीज़ अंतर कैसे बता पाएंगे तंत्र में और टोटके में? देखिए, तंत्र का तो मैंने बताया आपको। अब छोटा बच्चा होता है, माँ को बड़ी चिंता होती है जब वो रात को रोता है जी, रोता रहेगा। एक वो पर्टिकुलर एक टाइम पे रोता है कि भाई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, वो उसी टाइम पे उठ के रोता है।
ऐसा क्यों? हम्म, ये टोटके की वजह से नहीं हो सकता, हम्म। ये नज़र की वजह से होता है नजर की वजह से। कि उसके ऊपर नज़र लगी है किसी की, हम्म, और वो नज़र जब तक नहीं उतरेगी उसकी हम्म। तो वो ठीक नहीं होगा, वो रोना हम्म। बंद ही नहीं करेगा, हम्म, अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा वो बिल्कुल भी, बीमार हो जाएगा, ठीक है, खाना नहीं खाएगा कुछ, उसका पेट बिल्कुल टाइट हो जाएगा हम्म। या गर्म हो जाएगा बिल्कुल। जी। तो फिर जैसे टोटके की बात है कि भाई टोटका क्या होता है, जैसे माँ ने एक बाती ली, सरसों के तेल में भिगोई, बच्चे के ऊपर से 7 बार वारी, उसकी नज़र उतारी, उसको जलाया, उसको आजकल देखा भी है मैंने कई सारे चप्पलों से पीटते हैं उसके ऊपर, पीटना नहीं चाहिए, तो वो टोटका है, नजर उतारने का। नज़र उतारने का टोटका। फिर राई है जैसे, और आपका लोबान है, गूगल है, कच्ची राल है, इनकी धुनी देते हैं घर में, वो टोटका है। जैसे हम लाल मिर्ची लेते हैं, उसमें बाल तोड़ के भी लगा लेते हैं कई बार, तो कई बार इसके साथ में नमक जला देते हैं, ये टोटका है। अब हमने किसी को कुछ दान दिया, भाई 7 प्रकार का अनाज दान कर दो, किसी को कपड़ा दान कर दो, ये टोटके हैं। किसी चौराहे पे थोड़ा सा सामान रखवा दिया, ये सब टोटका है। किसी को झाड़ू दे दिया दान में, वो सब टोटके, ये टोटके हैं सारे के सारे। तो इन एनर्जी को जब हम बैलेंस करने के लिए छोटी छोटी कोई क्रियाएं करते हैं, वो सब टोटके में आती है। पर जब कोई बड़ी क्रिया एक सिस्टम से करी जाती है, जैसे तंत्र जिसका नाम है, हवन कर रहे हैं हम, हवन में सबसे पहले तो ये देखना होता है अग्निवास कहाँ पे है, पृथ्वी पे है, आकाश में है, जमीन पे है, पाताल में है, कैसे। दूसरा क्या है उसका नियम कि भाई आप सामग्री क्या क्या मिला रहे हो उसके अंदर। अब ये तो है नहीं हर एक हवन में सेम सामग्री चलेगी। अब भाई किसी के घर में कोई क्रिया कुछ है, किसी में कुछ है, नवग्रह शांति के लिए कुछ और, तो वो सब तंत्र है कि सिस्टम से चीज़ों को रखना, उनसे काम लेना, ये सब तंत्र है। और ये छोटी छोटी क्रियाएं करना अपने मन से या किसी से पूछ के करना छोटा मोटा, वो सब टोटके हैं। ये दोनों। ठीक है राकेश जी, अब क्योंकि पॉडकास्ट के अंतिम भाग में पहुंच गए, लगभग सारी बातें आपसे कर ली, लेकिन मुझे बताइए कि तंत्र जो क्रिया है, पॉजिटिव ही हम बात कर रहे हैं, इसे कौन कर सकता है और करने के लिए क्या चाहिए उसके लिए? पॉजिटिव करने के लिए सबसे बड़ी बात तो एक अच्छा मन चाहिए। एक अच्छे विचार वाला व्यक्ति चाहिए जो ये दूसरे के दुख दर्द को समझता हो। और सबसे इसके बाद में जो चीज़ आती है वो होती है अपना इष्ट। इष्ट में आपका कोई भी हो सकता है, देवी को मान लो, शिव को मान लो, किसी को भी, हनुमान जी को मान लो। ये सब आपके इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा जरूरी है, और आपको ये नॉलेज होना सबसे ज़रूरी है। जो भी ये काम करते हैं, मैं तो उनको हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि भाई बगैर किसी चीज़ को समझे ये काम ना करें। बिल्कुल सही। अगर जब आप बगैर समझे किसी चीज़ को करते हैं तो आपको भी नुकसान करेगी। आपको नहीं पता ये एनर्जी क्या है, आप उसको छेड़ दोगे, वो आपको खाम खा उल्टा करेगी, कोई फायदा नहीं है। ये तो अणु है, वो कहते हैं ना कि राम नाम जो हो परमाणु की तरह वो फैलता ही रहता है। तो ऐसे ही ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये इतनी छोटी रूप में है ना, इनको हम देख भी नहीं सकते। सही बात है। और जब जिस चीज़ को देख ही नहीं सकते उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जो चीज़ महसूस हो रही है, अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे महसूस करने के बाद में भी, तो वो तो फिर मामला ही खराब हो जाएगा ना। और जो अच्छे लोग हैं करने वाले, वो साधक हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें महसूस भी होती हैं, वो उनको समझते भी हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि भाई उनके सिर पे कोई चीज़ आती है, वो लोगों को बताती है, ये करती है, वो करती है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आत्मा को पहले से ही सब कुछ पता है। सिर्फ जब हम प्रकृति से मैच करते हैं अपने आप को, हमारा कॉम्बिनेशन प्रकृति के साथ में हो जाता है, तो उसको भूत भविष्य का पता चलता है। ये लोगों का भ्रम है कि भाई उसके ऊपर किसी चीज़ ने आके उसको बता दिया, ऐसा नहीं है। ये हमारी आत्मा ही है जो उस परमपिता परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति से मैच करके उन सारी चीज़ों को महसूस करती है और बताती है। जी। आपने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों से भी सुना होगा कि भाई ये जो जितने भी लोग हैं ऐसा काम करने वाले, उनका अंत जो है ना हमेशा बुरा ही बताया गया। वो क्यों बताया गया? क्योंकि वो बगैर सोचे समझे लगे हुए हैं। जब तक उनके कर्म अच्छे, उनको पैसा भी मिल रहा है, मान सम्मान भी मिल रहा है, जब उनके कर्म बेकार होते हैं तो सारे के सारे जो है ना वही नरक की यातनाएं भोगते हैं। कई साधु संतों के साथ में भी ऐसा हुआ है। रामकृष्ण परमहंस जी उनके एक उदाहरण है छोटा सा। उनको कैंसर हो गया था और वो काली माँ के बड़े साधक रहे हैं, सबको पता है कि भाई उनको साक्षात दर्शन देती थी। अब जब उनके गुरु से उन्होंने पूछा कि भाई मेरे को चिर शांति की आवश्यकता है, मैं एक ऐसे माहौल में हूँ कि मुझे चिर शांति चाहिए,
तो जब उनके गुरु ने बताया था कि तुम इस भ्रम से निकलो, पहले जिस भ्रम ने तुमने मान लिया कि ये मेरी माँ है और तो इसका बेटा है, इस भ्रम से निकलोगे तब उसके बाद में तुम्हें चिर शांति होगी। और उनके गुरु ने उस चिर शांति तक उनको पहुँचाया भी। तो साधक भी कई बार उस भ्रम में फंस जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि परमहंस जी फंसे हुए थे, वो तो एक प्रेम में थे माँ के। बिल्कुल सही बात। और उन्होंने जो रास्ता लोगों को दिखाया वो लोगों को समझना चाहिए कि प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा मन और प्रेम। हाँ, जब आप अपने इससे और सामने वाले की समस्या को अपना समझना शुरू कर दोगे तो आपका इष्ट आपका साथ हमेशा देगा। और उम्मीद यही है कि लोग अच्छे में इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे और ये जो गलत भावनाएं हैं मन में इनको छोड़ देंगे और अपना जो है ना जीवन को सफल करेंगे। और फिर भी किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो पूछ सकता है मेरे से। बिल्कुल, हम उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि राकेश जी आपने जिस तरह से जिक्र भी किया और एस्ट्रो सागा के माध्यम से आप लगातार लोगों के साथ जुड़ते भी हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग आप तक पहुंचते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इस खास विषय पर बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों के साथ करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों तक ये सारे मैसेजेस अच्छी तरीके से पहुंचेंगे और मन में जो डर था तंत्र को लेकर वो भी खत्म होगा, एक पॉजिटिविटी जरूर आई होगी। अगर आप पूरा पॉडकास्ट जो शुरुआत से लेकर अंत तक सुनेंगे तो हर एक सवाल हमने कवर करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका।